हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डाउट डस्टर पे। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ से रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर का नाम रियल नंबर्स क्यों है ये भी सीखेंगे। इस चैप्टर में जो कुछ भी है सब कुछ समझेंगे सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। तो देखिए, अब मैं बता देता हूँ आपको कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, या फिर हम रियल नंबर्स तक कैसे पहुंच रहे हैं इसके बारे में। फिर हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अब ये ना इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके अंदर एक और थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 1.2 आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, वो भी हम समझेंगे। देन हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज है कि एक नंबर जो इरेशनल नंबर है उसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये प्रूफ भी हम देखेंगे, ठीक। एंड देन लास्ट में तो समरी, कि इस चैप्टर की समरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहली चीज के साथ शुरू करता हूं जो कि है इंट्रोडक्शन। क्या बनाता है एक नंबर को रियल? तो एक नंबर को रियल क्या चीज बनाती है? अब पहले नंबर्स की शुरुआत देख लेते हैं कि नंबर्स कहाँ कहाँ से हमने सीखे हैं। सबसे पहले हमने जो है नेचुरल नंबर्स देखे, करेक्ट। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर हैं? जैसे 1 2 3। अब ये वो नंबर्स हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैं अगर ज़ीरो जोड़ दूँ तो मेरे बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हो गए? ज़ीरो प्लस इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, दे आर होल नंबर्स, करेक्ट। अब इन होल नंबर्स के अंदर मैं अगर नेगेटिव नंबर्स जोड़ दूं या फिर नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स जोड़ दूं तो वो बन जाता है मेरा इंटीजर्स, करेक्ट। तो ये सेट क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/4, 7। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे 7, 7 तो एक इंटीजर है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो ये क्यों एक रैशनल नंबर है ये भी मैं समझाऊंगा इस वीडियो में ही। देन हमारे पास आते हैं इररेशनल नंबर्स, जैसे कि √2 और पाई। अब पाई एक सबसे फेमस इरेशनल नंबर है, इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो ये हमारी नंबर जर्नी है, नेचुरल नंबर से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर्स, इंटीजर से रैशनल नंबर और रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो रियल नंबर्स जो हैं वो उनको मैं दो तरीके से बांट सकता हूं। पहला हिस्सा है रैशनल नंबर्स का और दूसरा हिस्सा है इररेशनल नंबर्स का। अब इररेशनल नंबर्स की तो अपनी दुनिया है, इनके अंडर में कोई काम नहीं करता, ये अपने बॉस हैं। अब रैशनल नंबर्स के अंडर में सारे इंटीजर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ, सपोज करो -1। -1 एक इंटीजर है, करेक्ट। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर मैं इंटीजर्स को क्यों कह रहा हूँ कि वो रैशनल नंबर है? क्योंकि मैं -1 को -1/1 के रूप में लिख सकता हूँ। इससे एक तो जो ओरिजिनल नंबर है -1 उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को पी बाय क्यू की फॉर्म भी मिल जा रही है, करेक्ट। तो ये एक पी बाय क्यू की फॉर्म भी है, और यहाँ पे क्यू जो है वो ज़ीरो भी नहीं है। यही कंडीशन है ना, ये हम इसके बारे में आगे समझेंगे भी। अब देखिए, सारे इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते हैं, करेक्ट। इंटीजर्स क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर है क्या? सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो। तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स का ही एक पार्ट है। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं, करेक्ट। क्योंकि होल नंबर्स की तो डेफिनेशन यही है ना कि जीरो इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स कि ये सब आपस में सेट हैं। अब देखो, ये सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, करेक्ट। आपको पता भी होगा कैसे, ठीक। अब ये जो नंबर्स हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, इनको जब हम जोड़ देते हैं तो ये बनाते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम इस सिंबल से, इस आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब बातें थी रियल नंबर्स के बारे में। अब देखो, रियल नंबर्स की ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हम इनको रियल वर्ल्ड में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे कोई लेंथ नापनी है जिसकी लेंथ है 3.14 मीटर्स,
या फिर मैं कभी कोई टेम्परेचर देख रहा हूँ जो है -2 डिग्री सेल्सियस, ये सारी हमारी रियल कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए काम आती हैं ये सारे नंबर्स, इसीलिए हम इनको रियल नंबर्स कहते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा हो कि क्या अनरियल नंबर्स भी होते हैं? वैसे होते तो हैं, बट उनके बारे में अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके बारे में आप जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे तब बात करेंगे, है ना। अभी के लिए तो हम सिर्फ रियल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ठीक, अब देखो, अब आ गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम से तो ये बहुत बड़ा है और लग रहा होगा कि क्या डिफिकल्ट चीज़ है, पर बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसका मेन क्या है ना कि हम नंबर्स को प्राइम्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म। तो चलो मैं आपको एक एक करके एक एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ। सबसे पहला कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर्स यूनिकली। अब यहाँ पे इस वर्ड को थोड़ा ध्यान में देना, यूनिकली, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ठीक है, स्टेटमेंट तो कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि उसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। अब देखो, ये ज़रूरी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से हम ना LCM और HCF को फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ, और ये प्रूव मतलब काम आते हैं हमारे इररेशनैलिटी को प्रूव करने में और डिविजिबिलिटी को प्रूव करने में। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मेरे पास एक नंबर है 210। ठीक, अब हम किसी भी कंपोजिट नंबर का कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। सपोज 210, तो मैं इसको 2 से कर सकता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो मेरे पास क्या आएगा? 105। अब 105 2 से तो डिविजिबल है नहीं, बट ये 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल याद है आपको? सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 1 0 और 5 6 आता है। अगर ये 6 डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर 105 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3। तो मेरे पास क्या आएगा? 3 9 के लिए, फिर बचा 15 5। अब ये नंबर का सम क्या है? 8। 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट जो हमारी डिजिट है वो 5 या 0 होनी चाहिए 5 के केस में, यहाँ पे है। तो 5 से डिवाइड करूंगा, आएगा 7। 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, बल्कि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है 7। तो इसीलिए जो 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया 2 × 3 × 5 × 7। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है यूनिकली स्टेटमेंट में, इसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिकनेस जो है इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, समझो कि 210 मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं इन्हीं 4 नंबर की हेल्प से डिवाइड कर सकता हूँ। इट मीन्स कि यही 4 प्राइम नंबर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। मैं किन्हीं भी और 4 प्राइम नंबर्स को, या 4 से ज़्यादा या 4 से कम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कभी भी 210 नहीं ले सकता। करेक्ट? ऑल्सो 210 का हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन यही 4 नंबर होंगे, इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं होंगे। अब आप ये तो कह सकते हो कि मैंने 2 × 3 × 5 × 7 लिखा है। अब आप ये तो कह सकते हो कि सर मैं 5 × 2 × 7 × 3 लिखूँ तो हाँ, ये चलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है ना एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। आप इनका ऑर्डर बदल सकते हैं, पर मल्टीप्लाई आप उन्हीं 4 प्राइम नंबर्स को कर रहे हैं। करेक्ट? तो ये इसकी यूनिकनेस है कि इन चारों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 210 होगा। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यही 4 नंबर होंगे। ये यूनिकनेस है और ये हमारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री डायग्राम की हेल्प से। ट्री डायग्राम, पता नहीं मेरे से फंबल हो गया थोड़ा। ट्री डायग्राम क्या है? ट्री कैसा होता है कि मतलब इस टाइप का, सपोज कोई पेड़ होता है ना, तो हम एक प्राइम नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हमें गिवन है, इस केस में 1092, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूं इस तरह के तरीके से, तो ये इसका ट्री डायग्राम हो जाएगा। अब 1092 एक इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली मैं इसको 2 से कर सकता हूँ डिवाइड। तो लेफ्ट में तो हम वो प्राइम नंबर लिखेंगे जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट साइड में हम
वो लिखेंगे जो रिमाइंडर होगा। अब 2 से डिवाइड करने पर 1092 को मेरे पास बचेगा 546। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपको 1092 ही मिलेगा, करेक्ट। नाउ 1092 का पहला स्टेप क्या है कि 2 से डिवाइड किया तो 546 मिला। अगेन ये अपने आप में एक इवन नंबर है, तो अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बचा 273। अब 273 एक इवन नंबर नहीं है, तो मैं 3 से ट्राई करूँगा। 3 से ट्राई करने का मतलब है कि मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज़ कर सकता हूँ, जो कि क्या है, सारी डिजिट्स को ऐड कर दो। 2 + 7 9, 9 + 3 12। 12 डिविजिबल है 3 से, इट मीन्स 273 भी डिविजिबल है 3 से। तो ठीक है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने पर 273 को मेरे को मिलता है 91। अब 91, एक तो पहली बात तो ये इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा। क्या ये 5 से जा रहा है? नहीं, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एंड डिजिट जो है 0 या 5 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है। बट ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बचता है 13। अब 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, करेक्ट। तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। अब जो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 7 और ये 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1092, तो वो क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ इन जो नंबर्स को जिनको मैंने सर्कल किया है उनको मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा। सबसे पहला है 2 × 2 × 3 × 7 × 13। अब ये देखिए यूनिकनेस, अगेन वही चीज, 1092 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यही होगा, 2 × 2 × 3 × 7 × 13। और दूसरी बात, इन नंबर्स को यानी कि 2 × 2 × 3 × 7 × 13 को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्डर में, आपको हमेशा 1092 ही मिलने वाला है, करेक्ट। नाउ ट्री डायग्राम क्या करता है कि ये विजुअली ब्रेक डाउन कर देता है किसी भी नंबर को। इस केस में हमने 1092 कंसिडर किया था इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिपीटेड डिवीजन क्या होती है बाय प्राइम नंबर्स। अब आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, ट्री डायग्राम भी अपना आप में एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। आप किसी भी मेथड को प्रेफर कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1.2 के बारे में। तो थ्योरम नंबर 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपने आप में ही एक थ्योरम नंबर 1.1 है। अब हम आ गए थ्योरम नंबर 1.2 पर। थ्योरम नंबर 1.2 कहती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये कई बार ना कंफ्यूज करती है आदमी को स्टेटमेंट, बट अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये बहुत इजी है। यहां पे कहा जा रहा है लेट P बी अ प्राइम नंबर। इस यहां पे हमें क्या दिया, P क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है कि प्राइम नंबर्स या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या अपने आप से। इस केस में P है तो मैं P ही कंसिडर कर रहा हूं, करेक्ट। अब यहां पे कह रहा है कि इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है a स्क्वायर, अगर P जो प्राइम नंबर है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये थ्योरम कहती है तो P जो है a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा ठीक है, जहां a एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी वैल्यू है। अब इसको ऐसे समझो, पहले मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा नंबर्स की हेल्प से समझाता हूं तो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे P जो है कोई भी प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P a को डिवाइड करेगा, ये कह रहा है, ठीक। मान लो मैं a को मान लेता हूं कोई भी एक नंबर, सपोज 18, ठीक। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 से डिविजिबल है, देन इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, करेक्ट। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, करेक्ट। तो अब मैं a स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूं जब मेरे पास a है। a स्क्वायर क्या हो गया, 18 होल स्क्वायर। अब 18 होल स्क्वायर मतलब मैं इन्हीं प्राइम नंबर्स को 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दूं वो भी बात बराबर होगी, करेक्ट, क्योंकि इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं ना।
18 इंटू 18। अब इस 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही नंबर्स हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3। और इस 18 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, यही 3 नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब समझो यहां पे क्या कह रहा है, इफ p, क्योंकि p कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए, 18 स्क्वायर के केस में कितने प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 2 है और 3 है, करेक्ट। तो यहां कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी एक नंबर को सिर्फ तब डिवाइड करेगा जब वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हो, करेक्ट। मैं ये नहीं कह सकता कि 18 स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है ही नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 18 जो है 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है या 19 से, क्योंकि वो सब नंबर्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो 18 किन प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 एंड 3, करेक्ट। तो p क्या हो सकता है, p या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो कि हम देख रहे हैं कि 2 और 3 18 स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो इट मीन्स p a को भी डिवाइड करेगा। अब आप खुद देखो, ये 2 जो है 18 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। ये 3 18 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आप कोई भी एक नंबर a कंसिडर करोगे, उसके स्क्वायर में वही प्राइम नंबर्स 2 बार होने वाले हैं सिर्फ, करेक्ट। अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है, ठीक। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ ये है, p1 यहाँ पे इंटू है, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू सो ऑन टिल pn। क्योंकि मुझे नहीं पता a क्या है, तो मैं यहाँ पे जनरलाइज करके लिख देता हूँ pn। अब यहाँ पे जो p1 p2 p3 p4 pn ये सब जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। ऑब्वियसली हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहे हैं तो ये सब प्राइम नंबर्स होंगे, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब अलग अलग हो, इनका वैल्यू सेम भी हो सकता है। 18 के केस में हमने देखा ना, क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो एक ही नंबर 2 बार आ रहा था, सेम नंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है अलग हो, ये सेम भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो अब बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है। देखो a हमारे पास है जो कि है p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन टिल pn। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसा मैंने 18 के केस में किया था, मैंने पहले 18 इंटू 18 लिखा, तो मैं यहां पे भी a इंटू a लिख लेता हूं, सिंपल। तो a का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 इंटू p2 सो ऑन टिल pn, ब्रैकेट्स में लिख लेता है, चलो p1 इंटू p2, डॉट्स का मतलब है कि बीच में और नंबर्स हैं, सो ऑन टिल pn। ये पहले a का प्राइम फैक्टराइजेशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन एज इट इज। अब दूसरे a के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन p1 इंटू p2 सो ऑन टिल pn। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, सेम नंबर्स दो दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं p1 और p1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से मैं इसको p1 स्क्वायर लिख सकता हूं, करेक्ट। सेम p2 भी 2 बार आ रहा है, तो मैं p2 का भी स्क्वायर कर दूंगा। सारे नंबर 2 बार आ रहे हैं, सब स्क्वायर हो जाएंगे, इवन लास्ट वन pn भी, करेक्ट। सबकी पावर 2 हो गई। अब एक चीज समझो कि हमें क्या दिया था कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये रहा, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल pn स्क्वायर, करेक्ट। इट मीन्स जो ये p वैल्यू है वो p1 p2 p3 p4 या pn में से ही कोई एक नंबर होगी। p कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हमने 18 के केस में देखा था ना कि p2 भी हो सकता है, 3 भी। जब ये सब नंबर्स प्राइम नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर्स हैं a के, a स्क्वायर के, तो p इन्हीं में से कोई नंबर होगा। ये p1 भी हो सकता है और p2 भी हो सकता है और p3 भी हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है, pn भी हो सकता है इवन, करेक्ट। बट होगा इन्हीं में से, कोई अलग नंबर नहीं होगा।
जैसे यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता ही नहीं। तो इट मीन्स p जो है इन्हीं नंबर्स में से बिलोंग करता है। ठीक, अब अगर हम इतनी बात समझ गए तो अब एक चीज समझो कि ये मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा साफ इंग्लिश में लिख दिया है। वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? आप देखो थोड़ी और इंग्लिश दिखाऊंगा। हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस, आ गया ना यही वर्ड, मैंने आपको बोला था ये वर्ड को याद रखना, क्योंकि ये यूनिकनेस बहुत काम की चीज है। यूनिकनेस पार्ट क्या था कि एक नंबर का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, और दूसरा था कि वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो केवल उसी नंबर का हो सकता है। करेक्ट? सो यूनिकनेस पार्ट का अगर हम यूज करें तो हम रियलाइज करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है, p1 p2 pn, यही नंबर्स हैं। सो p जो है इन्हीं से बिलोंग करेगा। करेक्ट? अगर इन्हीं में से बिलोंग करेगा और a के भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यही नंबर हैं p1 p2 p3 एंड सो ऑन टिल pn, सो इसका मतलब है p जो है यहां पे भी है। तो इसका मतलब है p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसी के साथ ये आपका प्रूफ हो गया। हेंस प्रूव्ड क्या लिखते हैं हम, ले जाओ फुल मार्क्स। करेक्ट? सो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं थ्योरम 1.2 को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ आ गए हम आ गए अब LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे फाइंड करते हैं? मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोगों को इसके बारे में पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक, मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ सारे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, या फिर उसको उसके प्रोडक्ट्स के रूप में लिख लेंगे, प्रोडक्ट के रूप में प्राइम्स के। सेकेंड स्टेप होगा कि अगर HCF निकालना है तो हम जो है हम लोएस्ट पावर ले लेंगे सारे कॉमन प्राइम्स की, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स। ठीक है? और थर्ड स्टेप क्या है कि LCM निकालना है तो टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, जितने भी प्राइम्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि आपके पास दो नंबर्स हैं, तो हमें यहां पे कहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 एंड 18 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था कि इन दोनों को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लो। 12 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। करेक्ट? यही होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 एक ही बार आ रहा है तो 3 रेज टू द पावर 1। 18 के लिए तो मैंने आपको अभी दिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, दो बार। ठीक, अब HCF क्या था कि जो भी आपके कॉमन प्राइम्स हैं, जैसे यहां पे कॉमन प्राइम्स क्या क्या है, 2 है, 3 है 12 के केस में, 2 और 3 हमारे पास 18 के केस में भी है। तो ठीक है, तो मुझे 2 और 3 को ही मल्टीप्लाई करना है, बट इनकी किस पावर को कंसिडर करना है, लोएस्ट पावर को। जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, तो लोएस्ट क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1 लिखूंगा। अब 3 के लिए देखते हैं, 3 की लोएस्ट पावर, इस केस में तो 1 है, इस केस में 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो गई 1, तो मेरे को 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 करना है। ये कुछ भी नहीं है, ये 2 इंटू 3 है सिंपल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। सो HCF हो गया 6। LCM क्या है, LCM था टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम मतलब जरूरी नहीं है कि वो कॉमन होंगे या नहीं, अगर वो कॉमन नहीं भी है बट किसी भी एक नंबर में है तो आप उसको कंसिडर करेंगे। इस केस में तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 और 3 ही है, तो ऑब्वियस है कि मुझे 2 और 3 को ही मल्टीप्लाई करना है, बट पावर क्या कंसिडर करनी है, हाईएस्ट पावर। अब देखो 2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 1 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू द पावर 2,
तो मैं 2 रेज टू द पावर 2 लूंगा। 3 के केस में 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है 3 रेज टू द पावर 2, तो मैं ये नंबर लूंगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा 9, 4 इंटू 9 36, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। अब सपोज करो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं और इंस्टेड ऑफ 12 एंड 18 मैं कोई भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूं और वो भी पावर्स की फॉर्म में। तो सपोज करो कि मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। ये पहला नंबर है फर्स्ट, मैं नंबर पे नहीं जा रहा, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन दे रहा हूं आपको। सेकेंड नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। अब अगर मेरे को इनका HCF निकालना है तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या हो जाएगा, ये था हमारा लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। अब देखो यहां पे 2 है, 3 है, 5 है, ठीक, यहां पे 2 है, 5 है और 7 है। कौन कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन है 2 और 5, सिर्फ यही है। यहां इस केस में 3 है, यहां इस केस में 7 है, बट ये दूसरे केस में नहीं है। सो 2 इंटू 5 और वो भी लोएस्ट पावर। 2 के केस में देखो 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, लोएस्ट पावर क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। 5 के केस में सेम है 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1, तो लोएस्ट भी 5 रेज टू द पावर 1 ही हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 5, इससे मेरे को क्या मिलेगा 20। तो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन का HCF तो हो गया 20। LCM क्या होगा, LCM क्या था हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब ईच प्राइम नंबर का मतलब ये है कि वो किसी भी नंबर में हो। अगर मेरे पास 3-4 होते तो उनमें भी जो भी प्राइम नंबर्स हैं सब लेने हमें। तो सबसे पहले तो उन्हीं को लिख लो, 2 है हमारे पास, 3 भी हमारे पास, 5 है हमारे पास और 7 है। इनसे अदर तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, 2, 3, 5 एंड 7, करेक्ट। अब हाईएस्ट पावर लेनी है और यहाँ पे सो 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों नंबर्स में से क्या है 3, तो मैं लूंगा 2 रेज टू द पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर इनमें क्या है 3 रेज टू द पावर 1, ये लूंगा। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 रेज टू द पावर 1। 7 के केस में भी हाईएस्ट पावर है 7 रेज टू द पावर 1। अब देखो 2 रेज टू द पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट। अब देखो आप 8 इंटू 3 24 इंटू 5 इंटू 7 35। अब हम इनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। 35 इंटू 24, सो 20 और 12 140 और ये हो गया 70 048। तो आपका आंसर हो गया 840, ये आपका LCM हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है HCF और LCM किसी भी दो नंबर्स का, करेक्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला केस, अगला चीज है हमारे पास रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि रैशनल नंबर्स आपने 8th क्लास से बहुत बार पढ़ा है, आपको पता होगा रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक। अब समझते हैं कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का एक बार थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या है। स्टेटमेंट कहता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज p by q where p and q are integers are and q is not equals to 0 is a rational number। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड 0। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि q को आप 0 नहीं ले सकते। अब ये क्यों है कंडीशन, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को सपोज करो मेरे पास 9 है
9 को 0 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या है? मैथमेटिकली अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? इसका भी मैं आपको रीजन दे देता हूं। ज्यादातर नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के जाते हैं उनका मतलब होता है सपोज 1/3। 1/3 का मतलब है कि मैं एक पार्ट को कंसिडर कर रहा हूं, इतने नंबर ऑफ पार्ट मैंने कंसिडर किए आउट ऑफ 3। तो मैं एक पार्ट को कंसिडर कर रहा हूं आउट ऑफ टोटल 3 नंबर ऑफ पार्ट्स। अगर मैं 5/11 लिख रहा हूं तो मैं 5 पार्ट्स को कंसिडर कर रहा हूं आउट ऑफ टोटल 11 पार्ट्स। करेक्ट? यही है इसका मतलब। तो 9/0 का मतलब क्या हो गया कि मैं 9 पार्ट्स कंसिडर कर रहा हूं आउट ऑफ 0 पार्ट्स। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज अनडिफाइंड। इसीलिए हम यहां पे 0 नहीं ले सकते नीचे। ठीक, चलिए अब इतना हम समझ गए तो स्टेटमेंट भी समझ गए। करेक्ट? तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या है? अब 9th क्लास में आपने देखा होगा या तो ये टर्मिनेटिंग टाइप हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप मतलब कि सपोज करो कि आप जो है डिवाइड कर रहे हो 5 को 2 से, इट मीन्स 5/2। करेक्ट? जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा? आप यहाँ 2 लिखोगे, 4 आएगा, 1 बचेगा, तो आप पॉइंट ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 5 लिखोगे और 10 से इसको डिवाइड कर दोगे और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इससे आगे तो नहीं जा सकते, तो डेसिमल फॉर्म क्या हो गई 5/2 की? 2.5। करेक्ट? ये हो गई आपकी टर्मिनेटिंग टाइप। जब भी ऐसा डेसिमल फॉर्म होगा जहां पे कहीं पे भी जाके आपका डेसिमल रुक रहा है, सपोज 3.75, 2.68, कहीं पे भी आपका डेसिमल अगर रुक जाता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग टाइप होगा। और ऐसे नंबर जिनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो वो सारे आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। करेक्ट? अब दूसरा चीज, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप। ये नंबर भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ये फॉर्म क्या है? सपोज मैं आपसे पूछूं कि 1/3 क्या होगा, तो इट मीन्स मैं 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं। फिर ट्राई कर लेता हूं 1 3, बट मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 1 छोटा नंबर है 3 से। तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट ले लूंगा। करेक्ट? तो ये हो जाएगा 10। अब मैं 3 से जा सकता हूँ, इट मीन्स 9, बट फिर 1 बच गया, पर पॉइंट की वजह से मैं 0 लगा दूंगा। फिर 3 से करूंगा 9, अगेन 1 बच गया इस स्टेप में भी, पॉइंट की वजह से 0, फिर 3, करेक्ट 9। तो ये नेवर एंडिंग लूप में मैं फंस गया हूँ। मैं हर स्टेप में 0 लूंगा, 9 लूंगा, 1 बचेगा, फिर 0 लूंगा, 9 लूंगा, फिर 1 बचेगा, 0 लूंगा, 9 लूंगा, फिर 1 बचेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो बन जाएगा ये होगा कुछ इस टाइप से। अब ये 3 कभी एंड ही नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, कभी एंड नहीं हो सकता। इस नंबर को, इस तरह के नंबर को जहां पे हम एक पैटर्न देख लें तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 0.3 बार। बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है खुद को, तो इट मीन्स ये रिपीट करेगा, रिपीटिंग। करेक्ट? सो ये जो डेसिमल टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सारा डेसिमल टाइप भी रैशनल नंबर के अंडर में आता है। 0.3 बार अगर कहीं पे आपको दिया है तो वो एक रैशनल नंबर है। सपोज करो आपको 1.67 बार दिया है, इट मीन्स कि ये नंबर क्या है? 1.67 67 67 एंड सो ऑन, 6767 रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ये इसका डेसिमल फॉर्म है। करेक्ट? नाउ एग्जाम्पल के तौर पर आप 1/2 ले सकते हो, p/q फॉर्म है, दोनों इंटीजर हैं 1 एंड 2, और 2 0 के इक्वल भी नहीं है। -3/7 के केस में भी सेम है, p/q है, ये p है, ये q है। -3 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं और 7 जो है 0 के इक्वल नहीं है। अब आ गई बात 5 की। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में दिखाया था ना 7, मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 जो है ये इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, बट ये एक रैशनल नंबर भी है। ये मैं क्यों कह रहा था? किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट? 5/1 मैं इसको लिख सकता हूँ,
वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही 5 की। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये एक p बाय क्यू फॉर्म है, 5/1 p बाय क्यू। 5 और 1 दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, करेक्ट। और जो q है इस केस में यानी कि 1, वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ 5/1 और 5 एक रैशनल नंबर है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया दोबारा, कि सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे ही होंगे, करेक्ट। नाउ अब चलिए बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स का स्टेटमेंट क्या कहता है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन। हम रैशनल नंबर के केस में कह रहे थे कि जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं p बाय क्यू फॉर्म में, इर्रेशनल नंबर्स के केस में हम कह रहे हैं जिनको हम लिख ही नहीं सकते p बाय क्यू की फॉर्म में, जहां पे बाकी सब सेम है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम लिख नहीं सकते p बाय क्यू की फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए समझ गए स्टेटमेंट। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट नहीं होगा, बट ये नॉन रिपीटिंग होगा। अब ये किस टाइप का फॉर्म है, सपोज करो आपके पास नंबर है 1.63257861234577। अब यहाँ पे आप क्लियरली कोई पैटर्न नहीं बता सकते कि 2 नंबर्स जो हैं रिपीट कर रहे हैं या 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। और ये डॉट्स इंडिकेट करते हैं कि ये नेवर एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये एक डेसिमल नंबर है तो इस टाइप की डेसिमल फॉर्म को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो डेसिमल नंबर्स हैं वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। आप कोई भी नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म इस टाइप का हो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब समझिए कि हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस कौन कौन से नंबर इरेशनल है। एग्जाम्पल के तौर पर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी अगर आप डेसिमल फॉर्म देखें क्या है, 1.414 एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रूट थ्री क्या है, 1.732 एंड सो ऑन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई, अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पाई को तो आज तक मैं 22/7 यूज करता आ रहा हूं, तो पाई कैसे इरेशनल हो गया, पाई को आप कैसे कह सकते हैं इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 हम यूज करते हैं इसकी वैल्यू। अब अगर मैं 22/7 को ध्यान से देखूं तो ये p बाय क्यू फॉर्म है, करेक्ट। 22 एंड 7 दोनों इंटीजर्स भी हैं और 7 जो है 0 के इक्वल भी नहीं है, तो फिर तो ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट ये एक इरेशनल नंबर के रूप में लिखा है यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई की जो ये वैल्यू है ना 22/7, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि पाई की वैल्यू हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 3.14 एंड सो ऑन, पाई की एक्चुअल वैल्यू यही है। ये तो हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए 22/7 यूज करते हैं, वरना 3.14 एंड सो ऑन ये फॉर्म भी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है पाई की। तो इसीलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, या मैं कहूं पाई एक सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर है। ठीक, समझ गए। अब देखिए, आप चलते हैं मेन पार्ट पे। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब तो हमने समझ लिया, बट कोई भी एक नंबर इर्रेशनल नंबर क्यों है ये नहीं समझा ना हमने अभी, तो यही समझेंगे आज। हम देखेंगे प्रूफ इर्रेशनल नंबर्स का। अब यहाँ पे देखिए मैं यूज करने वाला हूँ कॉन्ट्राडिक्शन का, मतलब मैं यहाँ पे जो मेथड यूज करूंगा ना उसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले मैं मानूंगा, सपोज मुझे ए चीज को प्रूव करना है, सपोज मुझे ए चीज को प्रूव करना है ट्रू, ये ट्रू है, तो मैं इसको पहले उल्टा मान लूंगा कि ये तो फॉल्स है।
अब मैं बहुत सारी प्रोसेस लगाऊंगा, बहुत सारे स्टेप्स लगाऊंगा, और आखिरी में मुझे क्या पता चलेगा कि ये फॉल्स हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा सिनेरियो आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रू है, क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन थी कि ए फॉल्स है, इसीलिए हम यहाँ पे अटक गए। तो इसका मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से हम कहेंगे ये ट्रू ही था। अब इसी चीज का हम यूज करेंगे अपने इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करने में। अब देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि मेरे को प्रूव करना है √2 एक इर्रेशनल नंबर है, सबसे छोटा नंबर है √2 को मुझे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो मैं पहले उल्टा ऑपोजिट, मतलब उल्टे को सही अज्यूम कर लूंगा। उल्टा क्या हुआ, अगर मुझे प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल है, इर्रेशनल का उल्टा होता है रैशनल, तो चलो मैं मान लेता हूं कि √2 एक रैशनल ही नंबर है भाई, है ही नहीं इर्रेशनल। √2 तो एक रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर, सॉरी √2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है कि हम उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर √2 मेरा रैशनल नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है a/b जो √2 की p/q फॉर्म है। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पता कि वो क्या है, बट मैं उनको a और a/b मान रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और है कि a और b ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। यही होना चाहिए ना कि p/q फॉर्म दोनों इंटीजर्स, और ऑल्सो b जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है, ये भी मैंने मान लिया। अब एक और चीज मैं यहां पे मानूंगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। सपोज मेरे पास नंबर है 2/4, तो 2/4 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म है, सब कुछ है, बट ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं 1/2 के केस में। नाउ अब मेरे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां पे मेरे पास कॉमन फैक्टर था 2, पर अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो यहां मेरे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, करेक्ट। और 1 और 2 आपस में को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स। आप सभी को याद होगा को प्राइम्स क्या होते हैं। को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, करेक्ट। जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, बट सपोज अगर मैं ले रहा हूं 5 एंड 6, ये दोनों नंबर का कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, तो ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। जबकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, बट स्टिल 5 और 6 आपस में को प्राइम है। तो यहां पे मैं ये भी मान रहा हूं कि a और b को प्राइम है। इसका मतलब है कि a/b एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले ही, और यही चीज मेरे काम आने वाली है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अब ये जो मेरी अजम्पशन है ना कि ये रैशनल हैं, ये को प्राइम्स हैं, यही मेरी अजम्पशन मुझे लेके डूबेंगी, देखना एंड में। लेके डूबने का मतलब है कि यही प्रूव करेंगी कि मैं गलत था। ठीक है भाई, अगर ये सब कुछ है और √2 जो है a/b की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ √2 को, कि √2 भैया हैं इक्वल मेरे a/b के। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैं कर सकता हूँ ना, मुझे रूट परेशान कर रहा है तो मैंने इनको स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने से क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा √2 स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड हो जाएगा a/b होल स्क्वेयर। अब इसको मैं अगर आगे सोल्व करूं तो यहाँ पे तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड बचेगा 2, और राइट साइड क्या बचेगा, a² / b²। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके मैंने स्क्वायर लिख दिया दोनों पे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ना यहाँ पे एक और
वो कर लेता हूँ, बना लेता हूँ स्पेस। अब देखो 2 इक्वस टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या फिर बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक चीज समझो कि ए और बी तो आपस में कोप्राइम थे, इनका कुछ भी कर लो, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहां पे मैं देख रहा हूं कि 2 को जब मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब जाके मेरे को ए स्क्वायर मिल रहा है, करेक्ट। इस इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना तुम कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इट मीन्स कि बी स्क्वायर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर यही बात है तो मैं यहां से कह सकता हूं देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, करेक्ट। ये तो मैं कह सकता हूं ना कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 इंटू बी स्क्वायर ही ए स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब है 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अब 2 क्या है? 2 तो एक प्राइम नंबर है, 2 तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो याद करो थ्योरम नंबर 1.2, इफ a prime number p can divide a square then that p will divide a as well। इसका मतलब है using theorem 1.2, अगर इसका प्रूफ याद है ना, हमने इसी वीडियो में देखा है, नहीं है तो दोबारा से देखो जाके। हम कहेंगे it follows that 2 divides a as well, करेक्ट। ठीक, यहां से हम इस कंक्लूजन पहुंच गए कि 2 जो है a को भी डिवाइड करता है। अब मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूं तो मैं आपको बता दूं। एक तो ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक ये 2 डिवाइड्स a। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इनको ले जाता हूँ। यहाँ पे हाँ ये प्रूव कर रहा था। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कंक्लूजन क्या है, दैट 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। और मेरे को अभी पता चला जस्ट कि जो 2 है a को डिवाइड करता है। अब अगर 2 a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि कोई एक नंबर तो होगा ना जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तब मेरे को a मिलेगा, करेक्ट। मैं कोई भी नंबर मान सकता हूं। सपोज कि a जो है वो 6 है, तो इसका मतलब है कि a अगर 6 है तो मेरे को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर a मेरा सपोज 10 है तो मेरे को 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी जिससे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मेरे को a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर मान लेता हूँ c वो नंबर है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मुझे a मिलता है। सो वी कैन राइट a इक्वल्स टू 2c और 2 इंटू सी और सम इंटीजर c कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है जिसके लिए मतलब जिसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को a मिलेगा। अब ठीक है, फिर से चीजें दोहराने का समय आ गया दोस्तों। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किसकी, इस इक्वेशन की। ठीक है, स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर लेफ्ट साइड में विल गिव मी 2 इंटू सी होल स्क्वायर, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 4c स्क्वायर, यही मिलेगा मेरे को। इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर मैं करूं तो मेरे को ये मिलेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू सी स्क्वायर।
अब देखो ये इक्वेशन 1 में पिछली स्लाइड से यहाँ पे क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास ए स्क्वायर की एक वैल्यू है, यहाँ पे भी मेरे पास ए स्क्वायर है। क्या मैं ए स्क्वायर की इस वैल्यू को, जो कि है 2 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वस टू 4 इंटू सी स्क्वायर। अब ये 2 4 को कैंसिल आउट कर सकता है, तो मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर इक्वस टू 2 इंटू सी स्क्वायर। अब देखो घूम फिर के हम कहाँ आ गए, घूम फिर के हम कुछ पुरानी बात पे आ गए। बी स्क्वायर को निकालने के लिए मेरे को सी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स 2 कैन डिवाइड बी स्क्वायर। अब फिर वहीं आ गए हम घूम फिर के। जो 2 है क्या है? एक प्राइम नंबर। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स वापस से थ्योरम 10.2 1.2, 2 if 2 can divide b square, if prime number can divide b square, it means it follows that 2 divides b as well using theorem 1.2, करेक्ट। और अगर 2 b को डिवाइड करता है तो अब क्या मजा आ गया। देखो अब हमारे पास क्या है, यहां पे तो मैं कह रहा हूं कि 2 a को डिवाइड करता है, यहां मैं कह रहा हूं कि 2 b को भी डिवाइड करता है। तो 2 जो है, मैं यहां थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, 2 जो है a एंड b इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। बट मैंने पिछली स्लाइड में क्या माना था कि a एंड b आर कोप्राइम्स, यही तो माना था ना। तो इस हिसाब से तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था अदर देन 1। बट यहां पे 2 एक नंबर मिल गया मेरे को जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि जो मैं मान रहा था अब तक कि मतलब यहां पे मेरे को जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि जो मैंने माना कि ये दोनों को प्राइम्स हैं, वो यहाँ पे गलत प्रूव हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है? मेरी गलत अजम्पशन की वजह से कि √2 एक रैशनल नंबर है। यही मेरी जो अजम्पशन थी ना, ये बिल्कुल गलत थी। सो यहां से मैं कह सकता हूं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। यही आपका प्रूफ है इसका, √2 का। अब देखो ये प्रूफ सिर्फ √2 का नहीं है, अगर मैं यहाँ पे √3 ले लूं तो सेम प्रोसीजर आप अपना सकते हो, सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, 4 की जगह 9 आ जाएगा। सेम आपको बाद में क्या मिलेगा कि ए और बी का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो होगा 3। उस केस में अगेन यहाँ पे आपकी अजम्पशन गलत हो जाएगी कि ए और बी को प्राइम है, और फिर से आप कहेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। बाकी नंबर्स को कैसे इरेशनल प्रूव करना है वो भी हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज वाली वीडियो में अपलोड करूंगा। मैं उनको भी सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, वहां से आप बाकी प्रूफ्स भी देख सकते हैं। अभी के लिए आपको बेसिक √2 और √3 समझना था, वो आप समझ गए, करेक्ट। तो दोस्तों आइए फिर से देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स और सारे इररेशनल नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। इसका मतलब यह है कि जो भी नंबर हम रियल नंबर लाइन पे जिनको प्लॉट कर सकते हैं वो है हमारे रियल नंबर। फिर हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है उसका प्रूफ क्या है। इसी में हमने थ्योरम नंबर 1.2 का भी प्रूफ देखा, जिसको हमने लेटर ऑन यूज किया
टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, करेक्ट। देन हमने देखा कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे एंड में हमने देखा इर्रेशनल नंबर्स का प्रूफ, करेक्ट। तो उसमें हमने √2 का प्रूफ देखा, मैंने आपको ये भी बताया √3 के लिए आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे हमें बड़ी हेल्प होगी। और अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को या फिर हमारे जो सेकेंडरी चैनल है डाउट डस्टर शॉर्ट्स, उसको भी आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।